Good morning students, how are you? Today we are taking our remaining content of this week, and that is related to the some bills and some committees and the majority, parliament majority, and the some parliamentary terms. So without wasting any time, so let us start jhatpat our some bills which are related to the constitutional provision. So first of all we will clear about the bills. So we will start the bills. Bills, how many types of bills? So we will remember that there is a four kind of bill. There is a first is the ordinary. Okay, the first bill is the ordinary bills. Ordinary bills in the sense कि जिसको हम साधारण बिल कहते हैं. First of all, we will see about this. It can be present in any house, लोकसभा या राज्यसभा. फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि किसी भी हाउस में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, इधर द लोकसभा एंड द राज्यसभा. सो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनरी बिल, एंड दैट इज द आर्टिकल 107. Remember this article, this is mentioned in the article 107 कि according to 107 कि it be introduced, present in the sense introduced in any house of the parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, and who and the introduced by either the minister of government and the member of their house. यानी कि या किसी मिनिस्टर्स के थ्रू या किसी मेंबर ऑफ हाउस के थ्रू इसको प्रेजेंट किया जाता है, एंड पास बाय द बोथ हाउस, दैट इज द 2/3 मेजोरिटी. पास बाय बोथ हाउस, क्लियर? बोथ हाउस इन द सेंस लोकसभा एंड राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी. So it is very simple term, not just a typical way, but it is a very simple, that is it be kept in any house, introduced in any house, and required, that is the 2/3 majority of both house, whether they Lok Sabha or Rajya Sabha. Next is that is the money bill. Money bill जिसे हम धन विधेयक कहते हैं. अगर हम इसको बात करें, जैसे ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक कहते हैं इसे हिंदी में हम, और ये होता है हमारा मनी बिल जिसको हम कहते हैं धन विधेयक. ओके, धन विधेयक यानी कि वो विधेयक जिसमें किसका मेंशन होता है, दैट इज मेंशन रिलेटेड टू द मनी. ओके, सो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच आर्टिकल इज मेंशन, दैट इज द आर्टिकल 110. आर्टिकल 110. Remember this is the one of important article कि without consent of president, यानी प्रेसिडेंट की सहमति के बिना इसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. ओके, यानी विदाउट राष्ट्रपति की सहमति के इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा. वेयर इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 110. इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. सेकेंड थिंग, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा. ओके, याद रखिए ये केवल और केवल कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं. ओके, केवल और केवल कहाँ रखा जाएगा, लोकसभा में. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ओनली स्पीकर सर्टिफाइड द बिल टू बी अ मनी बिल और इस डिसीजन इज फाइनल हिज रिगार्ड. यानी कि लोकसभा स्पीकर डिसाइड, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है, वो रेटिफाइड करता है, वो बताता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं. यानी उसको वो सर्टिफाइड करता है. एक तरीके से हम यहाँ पर क्या वर्ड कर सकते हैं, सर्टिफाइड, प्रमाणित करता है कि बिल इज
मनी बिल और नॉट, मनी बिल और नॉट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेनी ऑफ टाइम इट कैन बी सीन दैट इज द हु डिसाइड द बिल दैट इज रिलेटेड टू द मनी, इट इज द मनी बिल और नॉट। सो हु हैज द अथॉरिटी? सो अथॉरिटी हैव टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोकसभा का स्पीकर ही ये सर्टिफाइड करता है कि बिल टू बी अ मनी बिल और नॉट, उसका डिसीजन ही फाइनल होता है। इट इज ऑल्सो मेंशन इन द आर्टिकल 110। इसके अलावा कुछ मनी बिल किससे रिलेटेड होते हैं? मनी बिल रिलेटेड टू कौन से होते हैं मनी बिल जिनको हम कहते हैं? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि मनी बिल ऐसे होते हैं जो एबॉलिशन ऑफ द टैक्सेस, राइट है, एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, जो किसी टैक्स को एबॉलिश करते हो यानी टैक्स को खत्म करते हो। इसके अलावा द मैटर्स द पार्टिंग ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, कोई ऐसा मैटर हो जो बोरोइंग ऑफ मनी से रिलेटेड हो, जहां हमें पैसा लेना पड़ रहा हो, तो वो सारे कैसे होंगे? एंड द कस्टडी और मेंटेनेंस ऑफ द फंड, कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द फंड। तो इससे रिलेटेड जो ये सारे प्रोविजंस होंगे वो ऑल आर काउंट इन द मनी बिल। सो मनी बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द parliamentary procedure. So it will be decided by the speaker. So and one another thing, when money bill is passed in Lok Sabha, यानी कि जब लोकसभा है passed, यानी लोकसभा ने पास कर दिया है मनी बिल को, तो फिर ये कहाँ पर फॉरवर्ड किया जाता है? राज्यसभा में। Where it will be introduced? It will be in राज्यसभा। इट विल बी सेंट इन राज्यसभा। मैं आपको यहाँ से लिख के बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोकसभा में इसको मेजोरिटी मिल गई है, 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया है, देन इट विल बी सेंट टू राज्यसभा। ओके, तब कहाँ मिल जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा मनी बिल को कितने दिनों तक डिले कर सकती है? डिले द मनी बिल ओनली 14 days। ये याद रखना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 14 days, 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगर इन 14 days में उसने कोई डिसीजन ले लिया, इट विल बी बेटर, अदरवाइज क्या करना होगा, क्या माना जाएगा? इट विल बी पास बाय द राज्यसभा। ओके, राज्यसभा चाहे तो इसमें अपना सजेशन दे सकती है, अपनी कुछ एडवाइस कर सकती है, बट उस एडवाइस को मानना न मानना इट डिपेंड ऑन द लोकसभा। ओके, सो रिमेंबर दिस। यह एक ऐसा सेक्टर है मनी बिल का जिसके मामले में लोकसभा मोर पावरफुल है, लोकसभा मोर पावरफुल है एज कंपेरेटिवली राज्यसभा। ओके, so this is the money bill. Now we will discuss about the financial bill. So two types हमने देख लिए हैं। Next is the financial bill. Financial bill, जिसको हम वित्त विधेयक भी कहते हैं। So मनी बिल से ये अलग होते हैं थोड़े से। मनी बिल और इसमें जो तो फर्क होता है ओनली फॉर द कि जो भी स्पीकर ने रेटिफाइड कर दिए, स्पीकर ने यस कर दिया तो वो मनी बिल बन गए, बाकी बचे हुए कहाँ आ गए? फाइनेंशियल बिल में। तो इसमें आर्टिकल 117 में ए और बी में कुछ प्रोविजन दिए हैं। वन आर्टिकल 117 ए और 17 बी। आई एम इसको कंबाइंड लिखी हूँ बिकॉज आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज ए और व्हाट इज बी, बट इट इज रिलेटेड टू द 117। क्लियर? तो इसमें क्या कहते हैं? एनी बिल डीलिंग विद द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, एनी बिल डीलिंग विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारे इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी बिल है, बट नॉट सर्टिफाइड बाय द स्पीकर,
नॉट सर्टिफाइड बाय लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा स्पीकर ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ हमें याद रखना है दैट इज नॉन एज द फाइनेंशियल बिल। वो सारे किस में काउंट होते हैं? फाइनेंशियल बिल में। सो फाइनेंशियली बिल इंट्रोड्यूस ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इट विल रिकमेंडेशन आफ्टर प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट इनको रिकमेंड नहीं करेगा तब तक इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। एंड वन अनदर इम्पॉर्टेंट बिल दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, ये थर्ड टाइप था और ये फोर्थ है। ओके, और हमें ये पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो आर्टिकल 368 से दिया हुआ कि किस तरीके से अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में अमेंडमेंट करना है तो वो क्या है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 द पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिल की कैन बी इंट्रोड्यूस ऑफ द एनी टू हाउस। ओके, सबसे फर्स्ट बात, इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको रखा जा सकता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी हाउस में इसको रखा जा सकता है। एंड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, बट हमें जो यहाँ मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी पार्लियामेंट के लिए दैट इज द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस। ओके, सो बोथ हाउस की 2/3 मेजॉरिटी हमें इसमें चाहिए। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ बिल? 4, ऑर्डिनरी, मनी बिल, फाइनेंस बिल and the constitutional amendment bill. So remember these 4 bill, everyone have the separate article. Okay, now one another thing we will learn, that is the parliamentary committees, because without committees हम कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारे पास कमेटीज होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। सो व्हाट अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी? इन्हें हम कहते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो ये देखिए 2 टाइप्स की होते हैं। बेसिकली बहुत सारी कमेटीज होती हैं, बट हम आपको वो बताएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एंड दैट इज रिलेटेड टू द 2 टाइप ऑफ द फाइनेंस कमेटी यानी वित्त कमेटी, और दूसरी होती है डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो हम आपको इन 2 कमेटीज के बारे में ही बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल कमेटी, द पार्लियामेंट हैव द देयर आर 2 टाइप्स, यानी कि कोई भी जो कमेटी हो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग कमेटी, और सेकंड इज द एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी also have 2 types. Standing committee also have 2 types, that is the finance committee और departments committee. Okay, so यहाँ पर ये 3 तरह के committees होते हैं। There is a 3 type of committees. First of all, we will clear about the public account committee. Public account committee, मैं शॉर्ट में लिख लूँ बट आप समझ जाइए, ACC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। सेकंड होती है एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, और थर्ड होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। थर्ड इज द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। आपको ये 3 कमेटीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यही तीनों कमेटीज पूछी जाती हैं। और डिपार्टमेंटल वैसे हमारे पास 24 कमेटीज है, 24 कमेटियां हैं। ओके, बट 24 कमेटीज में से कौन सी किसके पास है, क्या है, आपको बस मैं रफली बता देती हूँ। 8 कमेटीज वर्क इन द सुपरविजन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पास है, और बाकी जो 16 कमेटीज हैं वो लोकसभा के पास है। ओके, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन याद रख लिए। पहले कमेटियों की संख्या
17 थी, पहले 17 कमिटीज थी, ओके, इन द ईयर 1983 में कितनी कमिटीज थी? ओनली 17 कमिटीज थी, बट 2004 में इंक्रीज कर दिया गया है और हो गई है 24 कमिटीज। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें 24 नाम याद नहीं रखने, 24 कमिटीज के नेम्स हमें याद नहीं रखने, हमें क्या याद रखना है? ओनली हाउ मेनी कमिटीज work with the Rajya Sabha and how many committees work with the Lok Sabha. Okay, so this is the separate portion. Now we will discuss one by one public account committee. Public account committee number 1. Okay, so first of all I am giving a very little introduction about this, that is the कि ये कमेटी पहली बार सेटअप की गई थी 1921 में अंडर द आर्टिकल 1919 सेटअप 1921 according to Act 1919 के एक्ट के तहत इसको सेट किया गया है, आपको ये याद रखना है। ओके, प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? प्रेजेंट में 22 मेंबर्स हैं इस कमेटी में। हाउ मेनी मेंबर्स? 22 मेंबर्स हैं, जिसमें फ्रॉम लोकसभा देयर इज अ 15 मेंबर्स and from the Rajya Sabha there is a 7 members. तो टोटल कितने हो गए? 22 मेंबर्स। ओके, तो टोटल इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं, और हर मेंबर का जो टेन्योर होता है 1 ईयर होता है, 1 साल का टेन्योर होता है। ओके, 1967 से ट्रेडिशन शुरू किया है, एक परंपरा शुरू करी है, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है कि द कन्वेंशन हैज डेवलप्ड वेयर बाय द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज सिलेक्टेड इनवायरेबली फ्रॉम द अपोजिशन। जो इसका चेयरमैन होगा, चेयरमैन फ्रॉम अपोजिशन, यानी अपोजिशन पार्टी का होगा। तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई पहली कमेटी की, जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। याद रखेंगे बच्चों, क्लियर। टोटल 22 मेंबर 1921 में बनाई गई थी, एक्ट 1919 के तहत टोटल मेंबर 22, 15 + 7 टेन्योर 1 ईयर, 1 साल का कार्यकाल होता है। 67 से एक परंपरा डिसाइड होगी कि इसका हेड जो होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा, सेकंड पार्टी वो सेकंड कमेटी। इट इज कंपल्सरी टू बेटा कि आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। हैंड रिटन नोट्स आप जितने ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियरी होगा। सेकंड कमेटी इज द एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी क्लियर। सो इसमें हम देखेंगे सबसे पहली कमेटी की जो कि 1921 में सेट की गई है। 1921 में सेटअप, recommended by John Mathai. Okay, who recommended is John Mathai की रिकमेंडेशन पर इसको सेट किया गया था। तो फर्स्ट कमेटी सेटअप इन 1950। तो फर्स्ट कमेटी सेटअप इन 1950, क्लियर। यानी कि 1921 में स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी का जो सेटअप था वो हो गया था, बट सेटअप हुआ था हमारे इंडिया में 50 में, जिसमें जो मेंबर्स हैं ऑल फ्रॉम लोकसभा, दैट इज द 30 मेंबर्स, ठीक है। यहाँ राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं होता, याद रखना। सारे के सारे मेंबर कहाँ से होते हैं? सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, ओके, नॉट फ्रॉम राज्यसभा। इस कमेटी का दूसरा नाम क्या है? इस कमेटी का जो दूसरा नाम है उसको हम मितव्ययता कमेटी भी कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडवाइस करती है किस लिए, कि किस तरीके से पैसे को बचाया जाए। उनको सलाह देती है जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करते हैं, इसलिए इस कमेटी का नाम मितव्ययता कमेटी भी कहा जाता है, मितव्ययी कमेटी भी कहा जाता है। आप ये याद रखना, आपको इसे याद रह जाएगा, ओके। थर्ड कमेटी है, दैट इज द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, यानी जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, उनके ऊपर बनी हुई ये कमेटी।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कमेटी को क्रिएट किया गया है 1964 में, 1964 में created, okay, created in 1964. The recommendation of Krishna Menon Committee, recommended by Krishna Menon कमेटी, एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे कृष्णन मेनन। उन्होंने एडवाइस की थी कि हमारे पास एक और कमेटी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स 22, 15 प्लस 7। आपको पता लग गया होगा 15 कहाँ से होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा, तो टोटल हो गए 22। Okay, so these are the member related to the public undertaking committee. This is the estimate committee. Okay, students. So it is a very simple introduction about the committees. और आपको मैंने एक बताया था, that is the departmental committee. ये departmental committees होती हैं जिनकी संख्या 24 है at present में। CM मतलब committees. Okay, 24 committees हैं जिसमें से 83 में हमारे पास ओनली 17 कमेटीज थी, बट आफ्टर दैट हमने इसको इंक्रीज कर दिया 2004 में। नाउ देन वी हैव 24 कमेटीज। ओके, सो देयर आर 24 कमेटीज एट प्रेजेंट, और जिसमें से 8 कमेटीज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ राज्यसभा एंड द 16 कमेटीज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ लोकसभा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू द some important terms of the parliament. Important terms of parliament, यानी आपने सुना तो होगा कि कुछ टर्म्स होती हैं पार्लियामेंट की, ये लेकिन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या होती हैं पार्लियामेंट के इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्म्स। ओके, ये क्या टर्म्स होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल जिसे हम कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आर यानी प्रश्नकाल। तो आप ये देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट का सेशन जब भी होता है वो मॉर्निंग में 11 o'clock होता है, 11 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक, यानी जो फर्स्ट 1 घंटा होता है 11 से 12 का, वो किसके लिए होता है? ओनली फॉर द क्वेश्चन आवर, जिसमें एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, जो भी उसमें पूछा जाता है पार्लियामेंट में। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, और नो डाउट वो टाइम एक ऐसा होता है जब उनसे पूछा जाता है अबाउट देयर वर्क। सो दिस इज द 11 to 12, 11 AM to 12 PM, यानी 1 hour। जो पहला 1 घंटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस को पूछते हैं, और जिसमें ये दोनों में होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। क्लियर? ये याद रखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं स्टारेड क्वेश्चन, स्टारेड क्वेश्चंस। स्टारेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको ओरली आंसर देना पड़ता है, आंसर्स बाय द ओरली। ठीक है, यानी कि किसी भी मिनिस्टर से पूछा जाता है और उसको उसका आंसर देना पड़ता है। दिस इज द ओरली प्रोसीजर। सेकंड होता है अनस्टारेड, तारांकित प्रश्न गिरते हैं। आप ये मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे स्टैंडर्ड मार्क होता है, किसी पे स्टैंडर्ड मार्क नहीं होता, यानी कि किसी पर स्टार मार्क होता है, किसी पर स्टार मार्क नहीं होता। तो इनका आंसर हमें कैसे देना पड़ता है? रिटर्न में, लिखित रूप में इसका आंसर देना पड़ता है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। एंड थर्ड पार्ट होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट नोटिस के पूछे थे, जिसमें 10 days का टाइम पीरियड दिया जाता है, 10 days टाइम पीरियड, और इसमें भी ओरली देना पड़ता है आंसर, ओरली आंसर। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो एज रिलेटेड टू द क्वेश्चन आर। सेकंड होता है 0 hour,
0 R, जिसको हम कहते हैं शून्य काल, शून्य काल। ओके, यानी कि क्वेश्चन आर के बाद का और जो पार्लियामेंट का मेन एजेंडा जिसके लिए पार्लियामेंट बुलाई गई उसके बीच का जो टाइम होता है वो जो टाइम होता है वो कहलाता है 0 R। ओके, ये हमने शुरू किया था 1962 से स्टार्ट। कब से शुरू किया है ये? 1962 से स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिस बिजनेस होते हैं, कॉल अटेंशन होते हैं, या एडजॉर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर होते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। दैट इज नोन एज द 0 R। नेक्स्ट इज द थर्ड मोशन। मोशन इन द सेंस प्रपोजल। ओके, प्रपोजल यानी कि किसी भी हाउस में जिसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकी भी कुछ कैटेगरीज होती है। एडजॉर्नमेंट हो गया, कॉल अटेंशन हो गया, एंड द सेंसर मोशन हो गया, एंड फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो आई विल डिस्क्राइब वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मोशन। ओके, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, अर्जेंट पब्लिक इश्यूज होते हैं, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन होता है तो उसके बारे में ये प्रपोजल रखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। सेकंड होता है कॉल अटेंशन। कॉल अटेंशन यानी इसको हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी कहते हैं, कॉल अटेंशन मोशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोकसभा केवल और केवल ये लोकसभा में रखा जाता है उन अटेंशन प्रेजेंट इन लोकसभा, केवल वो सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण के हैं, यानी मिनिस्टर्स का ध्यान बटाने के लिए कि अरे भाई इन पे भी सोचो, इन पर भी कुछ विचार करो। तो उसके लिए उनका माइंड अटेंड करने के लिए इस तरह के मोशंस लगाए जाते हैं। थर्ड होता है दैट इज द सेंसर मोशन। मोशन ओके, सेंसर मोशन इज रिलेटेड टू द, ये भी ओनली फॉर द लोकसभा में होता है, यानी कि जो अपोजिशन का लीडर है वो इसको प्रपोज करेगा, यानी कि प्रपोज बाय अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में उसको अपोजिशन का लीडर प्रेजेंट करेगा। नाउ द डी इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। ये उस कंडीशन में होता है, आपको जैसे नाम से लग रहा होगा कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकसभा में अपने क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, तो उस कंडीशंस में नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली प्रेजेंट पास बाय द अपोजिशन। क्लियर? सो कम से कम इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स सपोर्ट। ओके, और अपोजिशन लीडर वो उसको इसमें रखता है और कहता है कि भाई जो प्रेजेंट में पार्टीज है ये अब काम करने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या कौन सा मोशन क्लियर करते हैं, दैट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर? तो इस तरीके से ये सारे मोशंस हैं। वन अनदर थिंग, कट मोशन। कट मोशन यहाँ लिख दूँ मैं 4। Because every strategy have a very little definitions, so regarding this cut motion कि only in the budgetary process, कहाँ पर इसको कहता है, only in budgetary process, यानी कि अगर आप कहे कि साहब मुझे इतना धन चाहिए और हम कहें नहीं भाई इतना नहीं मिलेगा, आपके उसमें कटौती की जाएगी, तो उस तरीके से बजट में किस तरीके से कटौती की जाए ताकि मिनिस्टर ढंग से काम करे, पैसे का मिसयूज ना करे, दैट इज द कट मोशन। लैम एंड डक, फिफ्थ होता है लैम डक, ये तो शायद आपके एग्जाम में भी शायद पूछा जाए। लैम डक यानी कि जब एग्जिस्टिंग लोकसभा का सेशन चल रहा हो और नई लोकसभा भी इलेक्ट होकर आ गई हो, तो ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टिंग में तो है बट न्यू में नहीं है, तो दिस सेशन इज नोन एज द लैम एंड डक। एंड वन अनदर दैट इज द क्वोरम।
क्वारम यानी गण पूर्ति जिसे हम कहते हैं, और आपको पता ही है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए कोरम पूरा होना चाहिए। कि जैसे अगर टीचर क्लास में पढ़ाने आया है तो वो आज तो हमारे पास बहुत कम बच्चे तो पढ़ाने का मन नहीं है, चलो छोड़ो, अगर 50% बच्चे भी अवेलेबल होते हैं या सपोज 50 बच्चे हैं किसी क्लास में और उसमें से 10 बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं तो नो डाउट हमें क्या लगता है कि यस पढ़ा देना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कोरम के लिए जो फिक्स की गई है इज इट दैट इज द 1/10। ये याद रखना, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी कार्यवाही के लिए 1/10 की रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज द मेजर टर्म दैट इज रिलेटेड टू द parliamentary procedure. Okay, one another thing that is the majority. So वीडियो को पॉज करके बेटा आप लोग बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना सकते हैं और आप उसको लर्न कर सकते हैं। Now that is the term related to the majority. मेजॉरिटी मतलब बहुमत। तो यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल यानी साधारण बहुमत जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या चाहिए? 50% टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो प्रेजेंट है उस समय उनका 50% वोटिंग चाहिए, उनकी 50% की हाँ चाहिए। तो दिस इज द सिंपल मेजॉरिटी। साधारण कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में द वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हो, या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो लोकसभा में जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसमें जो प्रेजेंट है वो प्रपोजल लाना हो। उसके अलावा एडजॉर्नमेंट मोशन हो या फॉर मनी बिल या ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर इस तरह का प्रोसीजर यूज किया जाता है। सेकेंड द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। Okay, what about the absolute majority? Absolute in the कि the majority more than 50%. Majority more than 50%, यानी कि कितना? 50% से ज्यादा हो the total members of the house, यानी कि जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी जो टोटल मेंबर है उसका एटलीस्ट 50% तो होना ही होना चाहिए या उससे 50% से ज्यादा होना चाहिए। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट यानी वास्तविक मेजॉरिटी। थर्ड इज द इफेक्टिव मेजॉरिटी। Effective majority refers to the more than 50% of the effective strength of the house, यानी कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 50%। ये याद रखना कि 50% की मेजॉरिटी चाहिए जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी कि जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% तो हमें चाहिए ही चाहिए, तब वो मेजॉरिटी इफेक्टिवली काम करेगी, प्रभावशाली होगी। एंड फोर्थ स्पेशल मेजॉरिटी। व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? यानी विशेष बहुमत। ये कहाँ काम आता है? दैट इज इन आर्टिकल 249। आपने देखा होगा दीज आर रिलेटेड टू द राज्यसभा की वेयर देयर कैन इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया where there is they can introduce any kind of state list function which are mentioned in the state list. Okay, so उससे रिलेटेड है जिसमें क्या है कि 249 के अकॉर्डिंग कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस। क्लियर? इंट्रोड्यूस राज्यसभा करती है बट मेजॉरिटी कितनी चाहिए? 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट और वोटिंग जो उस टाइम प्रेजेंट हो। इसके अलावा आर्टिकल 312 इसमें भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हमें, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो प्रेजेंट है उनकी यस और वो वोटिंग करे। ओके,
नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, थर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, आपको पता ही है कि दिस फंक्शंस कैरी द अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, विच आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। सो देयर इज अ टू प्रोविजन, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 2/3 मेजॉरिटी टोटल strength of the house, यानी कि जो टोटल हाउस की संख्या है उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। प्रेजेंट से मतलब नहीं है, हमें तो पूरी की 2/3 चाहिए भाई, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। और मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ अ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और बी प्रोसेस क्या है कि 2/3 की मेजोरिटी हमें चाहिए जो उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं सेम डे। ओके, ये उससे कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी। कुछ समझे? मीन्स दैट इज 2/3 मेजोरिटी द टोटल हाउस इन द सेंस कि हाउस की संख्या कितनी है उसका 2/3 पार्ट। ओके, बी प्रोसीजर की 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट की सपोज उस दिन आए 300 है तो उसमें एटलीस्ट 2/3 की जो मेजोरिटी ही होनी चाहिए, यानी कि 200% उसको रेटिफाइड करें, तब जा करके आगे उसको प्रोसेस में लाया जाएगा कि यस इट शुड बी अमेंड और नॉट। ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोविजंस फॉर द मेजोरिटीज। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजर पार्लियामेंट्री टर्म्स related to the committees, related to the majority, and related to the bills, or one another thing that is the parliamentary terms like question hours or etc. So all these terms बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी टर्म्स आप इसको पढ़ के चलिए, समझ के चलिए। मे बी शायद एक बार में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट वेन एवर यू विल ट्राई टू लर्न 1 or 2 or 3 times, सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और नो डाउट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड टू नो अबाउट द दिस टर्म्स। ओके, अभी तो आप कॉम्पिटिटिव के पर्पज से पढ़ रहे हो, बट आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सो क्लियर दिस थिंग्स, आप लोग पढ़ते चलिए, समझते चलिए। कहीं कोई डाउट आए तो हम बैठे हैं आपके लिए, कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करते चलिए। आई थिंक इस वीक का हमने पोर्शन प्रिपेयर कर लिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड टेस्ट, एंड आई होप सो कि यू विल डू वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी एंथुजियास्टिकली। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।